पिछले वाले वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। तो देखिए, डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये थी कि जो नाम होगा वही डिफरेंट होगा। देखिए, नाम का मेरा मतलब है क्वेश्चन का नाम। देखिए, क्वेश्चन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो यहां पर डिफरेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, नाम में क्या वर्ड आता है? इलेक्ट्रोड। तो उसमें क्या डिफरेंट होगा? इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। देखिए, ऐसा कंसंट्रेशन सेल कि जिसमें जो इलेक्ट्रोड्स है उसका कंसंट्रेशन तो सेम ही है। अगर मान लीजिए कोई गैस इलेक्ट्रोड है तो उसका प्रेशर सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है या फिर कहे एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। यानी कि एनोड में जो भरा है और कैथोड में जो भरा है, उन दोनों का सॉल्यूशन तो सेम ही है। इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन तो सेम ही है, लेकिन उनका जो कंसंट्रेशन है या फिर एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है उसके दो प्रकार है। पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस, और दूसरा क्या होगा? विथ का अपोजिट, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। अब देखिए, आपके लिए यहां पर दो नए वर्ड्स आए हैं। एक है विथ ट्रांसफरेंस और दूसरा है विदाउट ट्रांसफरेंस। तो देखिए, ये जो ट्रांसफरेंस है उसका मीनिंग होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर आपको पता ही, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर कहते हैं। अब देखिए, विथ ट्रांसफरेंस का मतलब यह हुआ कि आयंस जो है वो एनोड से कैथोड की ओर आराम से मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है एनोड से कैथोड तक। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई सेल है, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा है। अब देखिए, ये मेरा मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रोड है, बीच में ऐसा मेम्ब्रेन है। क्या है? मेम्ब्रेन है। इसको मैं क्या कहूंगा? मेम्ब्रेन कहूंगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जिससे क्या होगा? मान लीजिए ये हमारा पोर्शन जो है वो एनोड है और ये हमारा पोर्शन जो है वो कैथोड है। तो आयंस जो है, मान लीजिए H प्लस है, तो ये जो आयंस है वो आसानी से यहां से यहां जा सकते हैं। मान लीजिए इधर Cl माइनस है तो वो आसानी से इधर आ सकते हैं कैथोड से एनोड की ओर। यानी कि बीच में आपको सोल्ट ब्रिज दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार के जो ट्रांसफर है उसको हम क्या कहेंगे? विथ ट्रांसफरेंस कहेंगे। अब देखिए, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। उसमें क्या होता है? बीच में आ जाता है सॉल्ट ब्रिज। बीच में क्या आ जाता है? सॉल्ट ब्रिज आ जाता है। इसलिए आयंस जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाते। देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए, ये मान लीजिए ये मेरे दो मेटल है, उसको सॉल्यूशन में डिप किया है। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है। अब देखिए, बीच में क्या आ गया है? ए से सोल्ट ब्रिज आ गया है, तो आयन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है दोनों साइड इजीली। तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया विथ और विदाउट का डिफरेंस। तो बेसिकली ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है उसके दो प्रकार है, विथ ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है बेसिकली उसमें है क्या? देखिए, फंडा एकदम सिंपल है। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट मेटल होगा उसका कंसंट्रेशन सेम होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट जो है
इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। सो क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर आयंस माइग्रेट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट प्रोड्यूस होगा। चलिए हम एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास जिंक की कोई मेटल है, उसको हमने जिंक के किसी सॉल्यूशन में डिप किया है और उसका जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। मान लीजिए एक साइड का A1 है, दूसरी साइड का A2 है। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो देखिए ये डायग्राम आपके सामने है, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब देखिए हमने यहां पर क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोड सेम होने चाहिए। तो देखिए हमने सेम इलेक्ट्रोड लिए, देखिए यहां पर भी जिंक इलेक्ट्रोड है और यहां पर भी जिंक है। चलिए मैं यहां पर नाम ही लिख देता हूं। तो ये लेफ्ट साइड जो है वो है हमारा एनोड और राइट साइड जो है वो है हमारा कैथोड। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड पर रिडक्शन ही होता है। तो देखिए यहां पर जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो तो सेम ही है। दूसरी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए यहां पर एनोड का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, देखिए जिंक सल्फेट है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहली शर्त क्या है, अगर आपको मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना है तो मेटल को उसी के किसी आयन के सॉल्यूशन में ही डिप करना होता है। तो यहां पर जिंक है तो हमें Zn+2 आयन का ही कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो हमने क्या लिया है, जिंक का सल्फेट लिया है। आप जिंक का कोई भी नेगेटिव आयन के साथ मिक्सचर ले सकते हो लेकिन वो सोल्यूबल होना चाहिए। तो यहाँ पर एनोड का जो ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है उसकी एक्टिविटी है A1 और कैथोड की देखिए क्या है, A2 है। दोनों की एक्टिविटी डिफरेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसकी एक्टिविटी डिफरेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल कहते हैं। अब देखिए दूसरी बात आती है अब सेल रिप्रेजेंटेशन की। चलिए सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो आपको मालूम है सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन एनोड से होता है और खत्म कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है। यानी कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मेटल से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी जिंक मेटल। जिंक को किस में डिप किया गया है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। और ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है वो किसके कांटेक्ट में है, देखिए सोल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में है। और सोल्ट ब्रिज किसके कांटेक्ट में है, फिर से ZnSO4 के सॉल्यूशन में, लेकिन कैथोड वाले। और ये जो हमारा ZnSO4 का सॉल्यूशन है वो किसके कांटेक्ट में है, जिंक मेटल के कांटेक्ट में है। तो देखिए इस प्रकार हम लिखेंगे। देखिए ये हो गई हमारी जिंक की मेटल। हमने फिर क्या किया, एक स्लैश लाइन ड्रॉ की इस प्रकार से। वो क्या दर्शाती है, जिंक मेटल का कॉन्टैक्ट Zn+2 आयन के साथ है, ऐसा दर्शाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप Zn+2 नहीं लिखना चाहते, अगर आप लिखना चाहते हैं ZnSO4 तो वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें भी। तो आप Zn+2 की जगह ZnSO4 लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो Zn+2 का एक्टिविटी क्या है, A1 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये भूलना नहीं है। फिर क्या आ जाता है, Zn+2 का जो सॉल्यूशन है उसके कॉन्टेक्ट में क्या है, सोल्ट ब्रिज है। देखिए सोल्ट ब्रिज के लिए क्या होता है, डबल लाइन होती है, तो वो हमने कर दी। और फिर ये सोल्ट ब्रिज किस में डिप किया गया है, ZnSO4 में, तो फिर से यहाँ पर Zn+2 आ गया। यहाँ पर भी आप अगर ZnSO4 लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, लिख सकते हो। और फिर क्या आ गया, A2 आ गया। A2 क्या है, एक्टिविटी है ZnSO4 की। और फिर जिंक आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने सॉलिड लिखा नहीं है, S। मैं चाहता हूं कि आप जरूर लिखें यहाँ पर सॉलिड। जिंक के नीचे क्या लिखे, S लिखे, क्योंकि जिंक क्या है, सॉलिड है। और अगर आप चाहे Zn+2 में वो वहां पर AQ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक्वियस ही है, वाटर में ही सॉल्यूशन बना है।
अब हम बात करते हैं सेल रिएक्शन की। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सेल रिएक्शंस। तो देखिए आपको मालूम है लेफ्ट पोर्शन है वो एनोड है और राइट पोर्शन जो है वो कैथोड है। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये पोर्शन जो है मैं यहाँ पर रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, वो है एनोड। यहाँ पर किसी का हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑप्शन क्या अवेलेबल है वो देखें। तो एक तो जिंक अवेलेबल है और दूसरा ZnSO4 अवेलेबल है। ZnSO4 में आपको पता है Zn+2 आयन है, इसका तो फर्दर क्या ही ऑक्सीडेशन होगा, ये तो खुद ऑक्सीडाइज की फॉर्म में ही है। अब दूसरा क्या बचा, जिंक बचा, जिंक मेटल, क्या उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या होगा, ये हमारी जो जिंक मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर जिंक का Zn+2 होता है यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए यहां पर Zn+2 में कन्वर्ट हुआ है और ये जो ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, Zn+2 है और SO4 -2 है, उसका जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो है A1। तो आपको नीचे क्या लिखना है, A1 लिखना है। देखिए हमने सोचिए A1 ही क्यों लिखा है, A2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनोड की, इसलिए हमने A2 नहीं लिखा। अब देखिए ये तो हो गया ऑक्सीडेशन एनोड पर। अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड में आपको मालूम है क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कैथोड यानी कि ये राइट वाला पार्ट। अब यहां पर भी हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास, एक है जिंक और दूसरा है ZnSO4 यानी कि Zn+2 SO4 -2। तो देखिए ये है हमारा Zn+2 और ये है Zn। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा लेगा, किसकी जो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा है? तो स्वाभाविक चीज है कि Zn+2 है, जिसके अंदर +2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, Zn+2 जो है यानी कि ये जो आयन का सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा सॉल्यूशन है Zn+2 का यानी कि ZnSO4, जिसकी एक्टिविटी A2 है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आमतौर पर एनोड की जो रिएक्शन होती है वो कैथोड से विपरीत होती है। अब देखिए फिर से यहां पर इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ Zn+2 जो है कैथोड वाला, देखिए ये पोर्शन वाला, उसका एक्टिविटी क्या है, देखिए A2 है। तो यहाँ पर नीचे आपको क्या लिखना है, A2 लिखना है। आमतौर पर स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं कि A1 और A2 लिखने में वो भूल कर जाते हैं, तो वो होनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा कैथोड। अब देखिए कुछ रिएक्शन एनोड पे हो रही है, कुछ रिएक्शन कैथोड पे हो रही है, लेकिन हमें ऑल ओवर रिएक्शन चाहिए। नेट रिएक्शन क्या है, तो नेट रिएक्शन क्या होगी, तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है एनोड और कैथोड में, तो वो हम कैंसिल करते हैं। जिंक यहां पर भी है, कैथोड में भी है और एनोड में भी है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो बचा क्या, तो देखिए बचा यहाँ Zn+2 बचा, यहाँ पर Zn+2 बचा। देखिए यहाँ पर Zn+2 को आपको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट है, एक का A1 है और दूसरे का A2 है। तो ऑल ओवर रिएक्शन क्या होगी, तो देखिए लेफ्ट का साइड का जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड पर लिखना है और राइट साइड का जो पोर्शन है वो राइट साइड पर लिखना है। यानी कि Zn+2 A2 से Zn+2 A1, यानी कि ऑल ओवर जो रिएक्शन हो रही है उसमें क्या हो रहा है, Zn+2 जो है वो A2 से A1 की ओर मूव कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, A2 से A1 की ओर Zn+2 आयंस मूव कर रहे हैं। नेट रिएक्शन ये है। देखिए एनोड पर कुछ रिएक्शन है, कैथोड पर कुछ रिएक्शन है, लेकिन ऑल ओवर जो हो रहा है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज जो जो डिफरेंस डाल सकती है वो यही है। देखिए क्रिकेट मैच जब होता है उसमें काफी सारे प्लेयर्स का योगदान होता है,
लेकिन जो मैन ऑफ द मैच होता है उनका जो योगदान होता है वो सबसे अलग होता है। तो हमारा ये मैन ऑफ द मैच ही है। इसकी जो पूरी प्रोसेस है, रिएक्शन है, उससे ही काफी फर्क पड़ा है। तो ऑल ओवर रिएक्शन ये रही। तो ये थी हमारी सेल की रिएक्शन। अब हम बात करते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन के बारे में। आपको पता है सेल रिएक्शन के बाद हम क्या करते हैं, नॉन्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। तो चलिए लगाइए नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन आपको पता ही है क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब देखिए क्यू आपको मालूम है, क्यू क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन आपको बड़े ब्रैकेट में ही लिखना होता है। तो आप मुझे बताइए कि ये हमारी जो ऑल ओवर रिएक्शन है ये वाली, उसमें प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है। तो देखिए ये जो है हमारा रिएक्टेंट है A2 वाला, और A1 जो है वो है हमारा प्रोडक्ट है। स्वाभाविक सी चीज है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में ही क्या मिलता है, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट मिलती है। तो चलिए लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में क्या है और प्रोडक्ट में क्या है, रिएक्टेंट है A2, प्रोडक्ट है A1, तो क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन A1 अपॉन A2। अब देखिए आपको मालूम ही है ई जीरो सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। ई जीरो सेल क्या होगा, जीरो ही होगा। क्यों होगा, ई जीरो सेल है क्या, देखिए ई जीरो सेल क्या है, कैथोड में जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल माइनस एनोड में जो है उसका पोटेंशियल। लेकिन दोनों पर यहां देखे, दोनों पर जिंक इलेक्ट्रोड ही है, दोनों एक ही है। दोनों का पोटेंशियल कितना होगा, 0.76 ही होगा। एनोड है तो उसका माइनस 0.76, कैथोड है तो प्लस 0.76 रिडक्शन पोटेंशियल, ये वोल्ट में। तो ऑल ओवर हमें क्या मिलेगा आंसर, तो जीरो ही मिलेगा। सेम में से सेम चीज आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसीलिए आप कोई भी इलेक्ट्रोड कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, आपको ई जीरो सेल की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो ही मिलेगी। तो देखिए कुछ हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ई जीरो सेल तो निकल गया अभी जीरो होके, तो क्या बचा, ई सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन A1 अपॉन A2। अब देखिए आपको पता है ये मुझे नेगेटिव साइन खलती है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा दूंगा, A1 अपॉन A2 है उसकी बजाय क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 हो जाएगा। तो चलिए मैं करता हूं। तो हमें क्या फाइनल आंसर मिला, तो इस प्रकार मिला फाइनल आंसर, ई सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन A2 बाई A1। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का इक्वेशन। अब देखिए आपको मालूम ही है एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन यहां पर मैं फिर से आपको बताता हूं कि देखिए एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ग्यामा। एम जो है वो क्या है, मोलालिटी है। एम क्या है, मोलालिटी। वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट ही है। मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ऐसे मोलालिटी है। और वाई जो है वो क्या है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। मैं यहां लिखता हूं, देखिए एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी ए के इज इक्वल टू ए होता है, मोलालिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। अब देखिए जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, क्या हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, उसमें जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट जिसको हम गैमा कहते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट गैमा कहते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट गैमा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कब हो जाती है, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तब ही। तो मान लीजिए सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तब क्या हो गया, एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो मैं इसको यहां पर हटा देता हूं, ये हो गई 1। और 1 को आप ना लिखो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बचा क्या,
तो देखिए एक्टिविटी हो गया मोलालिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हो गया। यानी कि जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तब आप एक्टिविटी कहो या फिर कॉन्सेंट्रेशन कहो, दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक ही चीजें हैं। लेकिन अगर जो सॉल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, तब एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन दोनों डिफरेंट चीजें हो जाती है। इसलिए जनरली हम क्या लिखते हैं, एक्टिविटी शब्द का प्रयोग करते हैं, और हमें एक्टिविटी शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है, यानी कि दोनों के लिए लागू होता है, डाइल्यूट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आपको एक्टिविटी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर देखें एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलालिटी इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए एक्टिविटी A1 है तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू गामा 1 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली एक्टिविटी इज इक्वल टू M इंटू गामा है, तो A1 क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू गामा 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से A2 के लिए क्या लिख सकते हैं, M2 गामा 2। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर A2 की जगह M2 गामा 2 और A1 की जगह पर हमने क्या लिखा है, M1 गामा 1 लिखा है। देखिए ये जो A2 है उसकी जगह पर हमने क्या लिखा, M2 गामा 2, A1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, M1 गामा 1। तो हमने यहाँ पर बेसिकली किया क्या है, एक्टिविटी को थोड़ा और इलेबोरेट किया है। ये आंसर भी सही है, इसमें भी कुछ गलती नहीं है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक्टिविटी को थोड़ा ठीक से मोलालिटी के फॉर्म में लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिखा है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल।